बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट, मैंने उस दिन आपको रिवॉल्यूशन हमने स्टार्ट कर दी थी और हमने डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन के ऊपर बात की थी। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो उसमें से पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। शीट निकालो। आज हमने अपवर्ड रिवॉल्यूशन जो है उसे डिस्कस करना है। ओके, आमतौर पर जनरल यही लिया जाता है कि यही रियल रिवॉल्यूशन है। तो बहरहाल डाउनवर्ड भी होती है, हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था। तो पहला प्रोसीजर तो उसी तरह से है कि आपने अप टू दी डेट ऑफ रिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। वो तो रूटीन की एंट्री है कि आप एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। उसके बाद आपने अप टू डेट ऑफ रिवैल्यूएशन जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसे एलिमिनेट करना है। ये हमने उस दिन भी किया था। उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री ये होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट। ये ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं कुछ डाटा लूंगा और फिर हम इसको इन्हीं एंट्रीज के साथ फिगर जो है उन्हें मेंशन करेंगे। उसके बाद मैंने रीवैल्यूएशन सरप्लस बुक कर लेना है। उसकी एंट्री क्या होनी है? उसकी एंट्री होनी है एसेट डेबिट, एसेट अकाउंट, ठीक है, टू रीवैल्यूएशन सरप्लस, यानी ओसीआई, ठीक है। एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो क्रेडिट हो जाए, ठीक है। एसेट को हमने कम किया एक वैल्यू से जितनी क्यूमुलेटेड डेफिसिट थी, फिर हमने एसेट को बढ़ा लिया जितना रीवैल्यूएशन सरप्लस जो था वो हमारा क्रिएट हुआ, ठीक है। उसके बाद देन रूटीन में डेप्रिसिएशन चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। वो रूटीन की एंट्री है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। अब एसेट की जो नई वैल्यू आई है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। अगर ये मिड ईयर रिवैल्यूएशन हुई है, यानी मिड ईयर से मुराद है साल के दौरान हुई है, तो रिवैल्यूएशन डेट के बाद से जो बाकी पीरियड है उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है, ठीक है। और अगर ये रेंट पे हुई है तो नए सिस्टम के तहत नई वैल्यू के ऊपर, एसेट की फेयर वैल्यू के ऊपर अगले साल से डेप्रिसिएशन चार्ज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था रिवॉल्यूशन के अंदर इसकी यूजफुल लाइफ भी चेंज हो सकती है, इसकी रेजिडुअल वैल्यू भी चेंज हो सकती है, और ऑब्वियसली इसकी फेयर वैल्यू तो ज़ाहिर है, कैरिंग वैल्यू तो ज़ाहिर है चेंज हो ही गई है। उसके बाद जब रिवॉल्यूशन होने के बाद एसेट ने यूज होना है तो इक्वल टू इंक्रीमेंटल या एक्सेस डेप्रिसिएशन हमने वो जिस साल में रिवॉल्यूशन के बाद फर्स्ट टाइम डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, चाहे उसी साल के बाकी 6 महीने 4 महीने में हो या अगले साल में हो, ठीक है, हमने रिवॉल्यूशन सरप्लस को रियलाइज करना है, ठीक है। उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी एंट्री ये होती है कंप्रीहेंसिव इनकम टू ओसीआई। ओसीआई स्टैंड फॉर रिवॉल्यूशन सरप्लस। ये क्या है? ये रिवॉल्यूशन सरप्लस है, ये हम एंट्री कर देंगे। सी क्या है? सी प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और ओसी क्या है? रिवॉल्यूशन सरप्लस है, ठीक है। तो हम इसे रिवॉल्यूशन सरप्लस से निकाल के हम इसे कहाँ ले जाएंगे? हम इसे कंप्रीहेंसिव इनकम में ले जाएंगे, ठीक है। ये जो ओसीआई है, ये दरअसल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए हम इसे शो करते हैं यहाँ पर भी, और इसको बैलेंस शीट के अंदर हम अलहदा से शो करते हैं। यानी जब मैं, ये देखिएगा, जब मैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम बनाता हूँ, तो मैं लिखता हूँ सेल्स, मैं लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। ये 5 लाख फर्ज कर लें, ये 3 लाख फर्ज कर लें, ये 2 लाख फर्ज कर लें, ये क्या आ गया? ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं
एडमिन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस कर देता हूँ उससे, ये 1,50,000 रुपए के हैं। तो ये जो आ गया, ये स्टेट, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। ठीक है, ये प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर। ठीक है, ये मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में जाना है ऊपर, क्या कहते हैं उसको कैपिटल के अंदर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में ये जनरल रिजर्व में ऐड हो जाना है या रेवेन्यू रिजर्व में ऐड हो जाना 50,000। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, मैं इधर लिखूंगा अदर कंप्रीहेंसिव इनकम। ठीक है, यानी ओसीआई। ठीक है, अब जो मैंने सरप्लस इधर से क्रिएट किया होगा यहाँ पर पहले साल में, एक क्रेडिट हो रहा होगा, इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा रीवैल्यूएशन सरप्लस। फर्ज कर लें ये 25,000 का आता है। ठीक है जी, तो ये टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम ये बन जाएगी, टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम ये बन जाएगी हमारी 75,000। ठीक है, लेकिन जब ऊपर बैलेंस शीट पे जाना है, जरा तवज्जो कीजिएगा, ये बात जो समझाने की है वो ये है, जब ऊपर हमने बैलेंस शीट पे जाना है, ऊपर करो जी जरा इसको, नहीं नहीं इसको ऊपर कर दो, यस यहाँ रुको, बस बस बस। जब हमने ऊपर इसकी बैलेंस शीट पे जाना है, ये देखिएगा, तो मैं लायबिलिटी साइड बनाने लगा हूं, मैं लिखना है इक्विटी, इक्विटी साइड क्या है। ठीक है जी, इक्विटी में मैंने सबसे पहले लिखना है ऑथोराइज कैपिटल वो इधर लिख के जितनी भी फिगर होगी डबल लाइन से क्लोज कर देना। ठीक है, फिर मैं लिखना है इशूड, सब्सक्राइब्ड, ये शुरू में मैंने आपको चैप्टर में बताया पढ़ाया, एंड पेड अप। ठीक है, ये मैंने लिखना है दिस मच ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज दिस मच, मैंने लिखना है जी, इधर इसकी फिगर लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद मैंने जनरल रिजर्व लिखने हैं, मैंने लिखना है कैपिटल रिजर्व कोई नहीं है, उसके बाद मैंने रेवेन्यू रिजर्व लिखने हैं, रेवेन्यू रिजर्व, तो यहाँ पर मैंने लिखना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट। इसमें ओपनिंग बैलेंस पिछले सालों का कोई आ रहा होगा वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर मैं लिखना है फॉर द ईयर, यहाँ ये मेरा फोकस पॉइंट है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये मैंने इधर लिख दिया 50,000। ये ये टोटल मेरे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आ गया। आपने देखा, थोड़ा सा नीचे करो इसको, बस बस बस, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर मैंने ये 75,000 नहीं लेके गया, जैसे हम एक सोल प्रोप्राइटर के क्वेश्चन में करते थे, ऐसे ही करते थे ना, जितना इसका कंप्रीहेंसिव इनकम का टोटल होता था वो हम नीचे ले जाते थे। ठीक है, अब क्या हुआ है, हम वो नहीं लेके गए, हमने ये 50,000 लेके गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखें, ये 50,000 लेके गए हैं हम, ये वाला जो था, ये वाला हम इधर नहीं लेके गए फिगर 75,000 की। ठीक है, तो क्या होगा, अब आप इसको थोड़ा सा ऊपर करें, क्या होगा यहां पर जब मैं लिखूंगा, ये मैं लिखूंगा, एक हेड दूंगा, सरप्लस ऑन रीवैल्यूएशन, ठीक है, ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये जो नीचे करो थोड़ा सा, बस, ये वाला जो 25,000 है, ये 25,000 इसको मैं यहां अलहदा से शो करूंगा। ठीक है जी, यानी क्या हुआ, ये एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहां क्रेडिट हुआ, लेकिन प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस 75,000 के हमने दो हिस्से करके 50 यहां दिखा दिया और 25 यहां दिखा दिया। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि हमने जब कहते हैं ना सी आई टू ओ सी आई टू सी आई, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ से रिजर्व कम होगा, रिवॉल्यूशन सरप्लस, और इधर जो है वो जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है, यहाँ पर फिर ये यहाँ पर आके चार्ज हो जाएगा। लाइक जिस वक्त हम ये देखेंगे, इस जगह पर अगर 10,000 का सरप्लस रियलाइज हुआ है, तो ये 10,000 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, और वहां पर सरप्लस जो है वो डेबिट हो जाएगा फ्यूचर ईयर्स के लिए। ठीक है जी, चलो जी उधर लेके चलो, क्यों जी ये बात नहीं, शीट निकालो ना मेरी, उधर करो उसे,
क्योंकि ये बात समझ आई है जो मैंने आपको इसको इसकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाई है? हैंड रेज करके जरा मुझे बताएं कि ये बात समझ आ गई आप लोगों को? शाबाश शाबाश, मुझे पता चल जाएगा ना तो फिर मैं आगे चलूंगा। ओके ठीक है जी। ऑलमोस्ट हैंड रेज हो गए हैं जितने que हमें चाहिए थे। डाउन कर दो जी, लो रोल कर दो, लो रोल कर दो। ओके। मोहम्मद अरहम, ये क्या पूछ रहा है जी? अरहम, सर एक दफा दोबारा बता देंगे CI to OCI वाला। भैया मैंने आपको ये बताया है कि रिवॉल्यूशन सरप्लस जो है उसकी एंट्री ये होती है, ये यहीं रखो, कि जब ये देखें ये मैं यहाँ पर ये रिवॉल्यूशन सरप्लस क्रेडिट हुआ ओसीआई, तो ये जी इसका सर। मतलब ये है कि ये मैंने यहाँ क्रेडिट कर दिया इस जगह पे, ये रिवॉल्यूशन सरप्लस ये यहाँ क्रेडिट हो गया। लेकिन जब मैंने बैलेंस शीट में लेके जाना है तो इसे टोटल प्रॉफिट नहीं गिनना, प्रॉफिट मेरा यही रहना है, प्रॉफिट मेरा यही रहना है, ये 50,000 जो है, ठीक है। तो बैलेंस जी शीट में इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, 50,000 तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा ये वाला, और ये जो 25,000 है ये एज ए फेस आइटम बैलेंस शीट के फेस पे शो होगा। ऊपर करो जरा, ये देखें, ये मैंने यहाँ पर आपको बताया कि वो 50,000 का प्रॉफिट यहाँ आ गया, ठीक है ये, और वो जो 25,000 वाला रिवैल्यूएशन सरप्लस था ये अलहदा से यहाँ शो हो गया, ठीक है। तो ये नहीं समझने लग जाना कि मैंने दो जगह क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट एक जगह ही हुआ है, वो जो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है इसे हम ओसीआई कह रहे हैं ना बेसिकली। ये जो चीज है ये हमारी ओसीआई है, ये वाली जो है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इसका, ये जिसे मैं अभी ये ग्रीन हाईलाइट करने लगा हूँ, ये बेसिकली ओसीआई कहलाता है, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट। इसके अंदर और भी इनकम्स आती हैं लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक यही इनकम है, ठीक है। इधर कोई जी और भी स्टैंडर्ड जब पढ़ेंगे आप फाइनल लेवल के ऊपर तो कुछ और भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन और रिजर्व वगैरह इधर और भी आएंगे, लेकिन हमारे सिलेबस के हवाले से इसके अंदर सिर्फ एक ही इनकम बनती है, ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम इसका टाइटल है। और रिवॉल्यूशन सरप्लस जैसे ऊपर सेल लिखा था यहाँ रिवॉल्यूशन सरप्लस है। लेकिन जब बैलेंस शीट में जाना है तो इसको अलहदा शो करना है, इस 25,000 को अलहदा शो करना है। ये 75 जरूर टोटल हुआ है लेकिन इस 75 को डायरेक्टली उधर शो नहीं करना। और जिस वक्त हम ये इस एसेट को डेप्रिसिएट करेंगे जो रीवैल्यू हुआ है, तो फिर जाहिर है जो पुरानी डेप्रिसिएशन है, जो पुराना अगर एसेट रहता उसका और अब जो रीवैल्यूएशन हुई है उसके बाद जो एसेट की डेप्रिसिएशन के अंदर फर्क होगा, क्योंकि अब रीवैल्यूएशन सरप्लस है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाएगी। तो वो जो जी ज्यादा डेप्रिसिएशन है जिसे हम एक्सेस डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, ठीक है, या जिसे हम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, वो कुछ बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, तो उसकी मैं ये एंट्री करूंगा। ये क्या, कंप्रीहेंसिव इनकम डेबिट और ओसीआई क्रेडिट, ये क्या करूंगा, ये वाला जो क्रेडिट है ये मैं इधर ओसीआई के अंदर जो है अल्टीमेटली यहाँ, ये मैं उलट एंट्री कर गया हूँ मेरा ख्याल है ना। हाँ ये एंट्री गलत होगी जी, ये हमारी एंट्री गलत हो गई, एक मिनट, सॉरी। हमने उसे इनकम बनाना है ना उधर कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर, सॉरी, ये क्या होना, ओसीआई ने डेबिट होना है, सॉरी, ओसीआई ने, यानी रीवैल्यूएशन सरप्लस कम हो जाएगा और उसने सीआई बन जाना है, उसने इनकम में चले जाना है, ठीक है। इनकम मीन प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाना है कि जी इस दफा 5,000 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन बनी है, तो ये एंट्री 5,000 से हो जाएगी। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ये मैं रिवैल्यूएशन सरप्लस से मैं ये निकाल दूंगा वहां से भी, और इसे ओसीआई के अंदर यहाँ पर एक एक्सपेंस के तौर पर ब्रैकेट में कर लूंगा, ठीक है। और ये जो 5,000 है इसे मैं इधर एक इनकम के तौर पर, जो मैंने यहाँ पर 10,000 ऐड किया था, फिर ये आ जाएगा सरप्लस रियलाइज, ये एक इनकम बन जाएगी, ठीक है जी। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस रह जाएगा 20,000, और ये 5,000 जो है हमारे करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में शामिल होकर बैलेंस शीट में चला जाएगा। यानी बैलेंस शीट के अंदर ये कुछ प्रॉफिट जो है, ये जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, 5,000 जो है वो क्या होगा, वो यहाँ से निकलेगा 5,000, यहाँ कितना हो जाएगा, 20,000 रह जाएगा, और वो 5,000 जो है जो मेरा फॉर ईयर प्रॉफिट होगा उसके अंदर थ्रू स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम जो है वो ऐड हो जाएगा। क्यों जी, क्लियर हो गया? जी सर, हो गया, थैंक यू। क्लोज करो जी।
अब हम जाते हैं जी इसके क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है जी रिवैल्यूएशन अपवर्ड, अपवर्ड रिवैल्यूएशन। अब इसने एक्चुअली काम खराब ये करता है कि मिसाल मम्मी डैडी सी दे देता है, सवाल जो है वो दादे परदादे वाला दे देता है। तो ये लैंड दी है जिसमें ना डेप्रिसिएशन है ना कोई और चीज है, तो सीधी सीधी अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर देनी है, यानी एलिमिनेशन ऑफ क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लैंड के अंदर होगा, जो रियलाइजेशन ऑफ सरप्लस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि लैंड के ऊपर कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन होनी ना इंक्रीमेंटल होनी। एनीवेज बहरहाल कॉन्सेप्ट है वो यहाँ डिस्कस कर देते हैं। वो कहते हैं जी आपका लैंड वाज परचेज फॉर फीस 100 million on first day of 2009 according to period of accounting period. The business applies IAS 16 revaluation model to measurement of land after initial recognition. The land was revalued 130 million at the end of the first day. कुछ भी नहीं है जी, आपने एक एंट्री करनी है। वो एंट्री क्या करनी है कि लैंड डेबिट 30 मिलियन से टू OCI क्रेडिट 30 मिलियन, यानी रीवैल्यूएशन सर। OCI जब मैं कहता हूँ तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है, ठीक है। ये उसने एक एंट्री की हुई है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट और ये रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसको किसी जगह OCI लिख देता है, किसी जगह रीवैल्यू, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है जी। ऐसे आप लिख दिया करें तो ये एक एंट्री डल जाएगी। अब क्या होगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो बैलेंस शीट में स्टैंड रहेगा जब तक कि ये लैंड बिकती नहीं है, ठीक है। और जो लैंड है वो 130 की हो जाएगी, ठीक है। 100 की पहले है, 30 ये और डेबिट हो जाएगा तो लैंड 130 की शो हो जाएगी। आगे चलो जी, ये तो एसेट कैरिड एट कॉस्ट रीवैल्यू डाउनवर्ड, ये हमने पढ़ लिया था उस दिन। आगे चलो जी, ये भी पढ़ लिया था उस दिन, डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन थी। पीछे जाओ जरा, नहीं पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे भाई। नहीं ये तो कर लिया ना, आगे चलो। ये भी उस दिन कर लिया था, आगे चलो। यहाँ तक की तो डबल एंट्री क्या करनी। अब आ जाएंगे ये दोनों मैंने आपको पढ़ा दी, अपवर्ड रिवॉल्यूशन भी पढ़ा दी, डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन भी पढ़ा दी। अब कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज हैं जो कि रिवॉल्यूशन के अंदर हमने डिस्कस करने हैं। कहते हैं एसेट कैरीड एट रिवैल्यूएशन डेफिसिट इज रीवैल्यूड अपवर्ड। ये देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक वो एसेट जो आपने डाउनवर्ड रिवैल्यू किया वो बाद में अगले साल अपवर्ड रिवैल्यू होगा, ठीक है। यानी आपने पिछले साल ये एंट्री की थी, ये एंट्री की थी कंप्रीहेंसिव इनकम डेबिट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एक्सपेंस बन गया ये, और लैंड क्रेडिट, यानी लैंड में 10 मिलियन की कमी वाक़ हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जी अगले साल आपने इसको दोबारा रिवोल्यूशन करवाई, एसेट ने अपनी वैल्यू रीगेन कर ली, तो क्या करेंगे, एन एसेट माइट बी कैरीड एट एन अमाउंट लोअर देन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट से जैसे ये है ये लोअर हो गया। अब कहता है जब वो दोबारा अपवर्ड रिवैल्यू होगा तो अगर तो वो जितना आपने प्रीवियसली डाउनवर्ड रिवैल्यू किया था उस हद तक वो अपवर्ड रिवैल्यू होता है, तो क्या करेंगे, आप अपनी एंट्री जो है वो उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है। यानी आपने क्या करना है, आपने अल्टीमेटली लैंड डेबिट और कंप्रीहेंसिव इनकम क्रेडिट कर देनी है। किस हद तक, 10 मिलियन की हद तक। वो 8 मिलियन होता है, 9 होता है, 7 होता है, तो इसी एंट्री को रिवर्स कर देना, इसको डेबिट और इसको क्रेडिट कर देना, ठीक है। लेकिन अगर वो अपवर्ड रिवैल्यूएशन इतनी होती है कि जो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन थी यानी डेफिसिट जो था वो भी कवर हो गया और उसके अलावा एसेट ऊपर चला गया, यानी उसने कहा जी आपका जो एसेट है जो 100 मिलियन का था, जो पिछले साल हमने रीवैल्यू किया तो 90 मिलियन का रह गया, यानी 10 मिलियन में उसका डेफिसिट हो गया। अब हमने उसे रीवैल्यू किया तो अल्टीमेटली रीवैल्यूएशन करने के बाद वो एसेट 105 मिलियन का हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि 10 मिलियन रिवर्स करने से तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू गेन करेगा, ठीक है। अब जो ऊपर वाला 5 मिलियन है वो रियल रीवैल्यूएशन, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री कंपाउंड हो जाएगी। क्या एंट्री करेंगे, हम एसेट को डेबिट कर देंगे 15 मिलियन से, क्योंकि एसेट तो 90 का रह गया था, 15 डालेंगे तो 115 का हो जाएगा, सॉरी 105 का हो जाएगा जो वैल्यूअर ने उसकी वैल्यूएशन बताई है,
अब क्रेडिट किसे करेंगे? 10 से तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे, कंप्रीहेंसिव इनकम को क्रेडिट करेंगे, लेकिन जो 5 है उसे किसे क्रेडिट करेंगे? वो रीवैल्यूएशन सरप्लस है, वो सीए को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट टू कंप्रीहेंसिव इनकम क्रेडिट 10 से, टू ओसीआई क्रेडिट जो है वो 5 से। तो ये एंट्री आपने याद रखनी है। अब मैं पढ़ता हूं इसको। इफ द एसेट इज लेटर रीवैल्यूड अपवर्ड, द रीवैल्यूएशन इंक्रीज इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम यानी सीआई। ठीक है, टू दी एक्सटेंट ऑफ द प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस, जितना मैं प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस ट्रीट कर चुका हूं उस हद तक वो उसने किसको जाना है? उसने इस कंप्रीहेंसिव इनकम को जो है वो रिवर्स होना है। ठीक है, यानी डेबिट होना है। द अल्टीमेटली सॉरी डेबिट कह रहा हूं, क्रेडिट होना है। The amount that will be transferred to the statement of comprehensive income is equal to the net expense already charged to statement of comprehensive income। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इसको हाईलाइट कर, सॉरी एक शीट निकालो यार, शीट निकालो, प्लेन शीट निकालो। ठीक है, देखें ईयर 1 मैंने एसेट परचेज किया। मैं लैंड ही की एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने एसेट परचेज किया, लैंड डेबिट टू कैश, कितने का था ये? 100 मिलियन का। ये हो गया जी, मैंने परचेज किया। अब 31 दिसंबर आ गया, हमने रीवैल्यूएशन में अडॉप्ट करना है। मैंने इसकी रीवैल्यूएशन करवाई। ठीक है, तो ये 1 जनवरी ईयर 1 है। अब मैं 31 दिसंबर ईयर 1, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा मैंने रीवैल्यूएशन करवाई, वो बनी 90 की। एक्यूमुलेटेड ऑप्शन तो कोई है नहीं जो मैं उसे एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, या मैं उसे पहले चार्ज करूंगा फिर एलिमिनेट करूंगा, लिहाजा लैंड ही है। तो लैंड की वैल्यूएशन आई 90। अब वो जो 10 का सरप्लस है, सॉरी डेफिसिट है, उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। क्या करेंगे? सी आई टू लैंड, ये कितना हो गया जी? 10। ये प्रॉफिट एंड लॉस, सी का मतलब प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे डेफिसिट ऑन रीवैल्यूएशन। बात खत्म होगी। अब अगला साल शुरू हो गया, ओपनिंग 90 की लैंड रह जाएगी, बैलेंस शीट में ऐसी होगी ना, ये लैंड खरीदी थी, डेबिट की थी, ये लैंड क्रेडिट की है। इन दोनों का नेट लैंड क्लोजिंग डेट में लैंड कितनी आएगी क्लोजिंग बैलेंस शीट में? 90 की। और ये 10 जो है हमारा एक्सपेंस शो हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा शुरू हुआ और खत्म हुआ तो मैंने फिर रिवैल्यूएशन करवाई। अब वैल्यूर कहता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। वैल्यूर ये कहता है कि जी आपकी जो लैंड है वो 105 की हो गई। पहले इस पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर। ठीक है साहब, 105 की हो गई है, कर देते हैं 105 की। तो मेरी बुक्स में इस वक्त लैंड कितने की आ रही होगी? 90 की। तो मैं क्या करूंगा? लैंड को मैं 15 से 31 दिसंबर ईयर 2 को लैंड को मैं 15 से डेबिट कर दूंगा। ये रहा, लैंड पूरी होगी 105। अब इसके अंदर रियल सरप्लस कितना है? रियल सरप्लस तो 5 है। रियल सरप्लस से मेरी मुराद ये है कि मैंने ये ओरिजिनली कितने की खरीदी थी उसके हिसाब से सरप्लस कितना है, वो है 5। तो उसको तो मैं लेके जाऊंगा कहां पर? ओसीआई में। ठीक है, ओसीआई मीन स्टेट रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्रेडिट करूंगा। ठीक है, इतने को 5 को। और जो बाकी है वो क्या है? वो रिवर्सल ऑफ डेफिसिट है। ठीक है, उसे मैं किस चीज को रिवर्स करूंगा? सीआई को, जिसे मैं प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर चुका हूं। ये देखें, यहां मैंने उसे प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज किया, यहां मैं उसे रिवर्स कर रहा हूं। मैं इसे किस हद तक रिवर्स कर सकता हूं? मैं इसे उतना रिवर्स कर सकता हूं जितना मैंने यहां चार्ज किया, उससे ज्यादा रिवर्सल ये नहीं कर सकता। उससे ज्यादा अगर एसेट ने वैल्यू गेन किया तो वो कहां जाएगा? वो ओसीआई में जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब अगर फर्ज करें ये एसेट डेप्रिशिएट हुआ होता, ये एसेट डेप्रिशिएट हुआ होता,
ठीक है। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन भी चार्ज हुई होनी थी, उस डेप्रिसिएशन के ऊपर जो कुछ रिवर्सल भी रियलाइज भी सरप्लस हुआ होना था। कहता है अगर ये कोई ऐसा एसेट होता, अब आप देख लें ये एसेट जो है बुक्स के अंदर लैंड कितने की शो हो जाएगी इस डेट को, लैंड शो होगी 105 की, ठीक है, रीवैल्यू होगी। ये जो 10 है ये बैलेंस शीट में अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में दोनों जगह ये 10 शो हो जाएगा। ये 5 जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस मैंने यहाँ पे लिखा, सॉरी ये 10 है ये प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस शो हो जाएगा, और ये जो 5 है ये मैंने ओसीआई में लिखा, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में क्रेडिट हो जाएगा और आपका वहां पर भी ये क्रेडिट हो जाएगा। किधर भला, जो आपका बैलेंस शीट के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस है वहां 5 का सरप्लस शो होगा। अगर जो दूसरी सिचुएशन क्या है, अगर हमारा वैल्यूर कहता कि साहब ये जो लैंड है इसकी वैल्यू दूसरे साल के एंड के ऊपर 98 है, 98 मिलियन है, तो फिर मैं क्या करता, ये अदर ऑप्शन है, मैं लैंड को कितने बढ़ाता, 8 से 90 की आ रही 8 से बढ़ाता, और 2 मैंने क्या एंट्री करनी थी, मैंने एंट्री करनी थी सीआई यानी प्रॉफिट एंड लॉस, कितने से, प्रॉफिट एंड लॉस कितने से, 8 से। 10 की हद तक तो मेरा क्रेडिट सीआई को ही जाना है क्योंकि मैं पहले सीआई को डेबिट कर चुका हूं यहाँ 10, ठीक है, ये देखें 10 से ऊपर जाएगा तो फिर ओसीआई को क्रेडिट होना, ठीक है जी। लेकिन जब आपने ओसीआई को क्रेडिट करना है तो एक चीज का और ख्याल रखना है, चलो जी जरा उधर फ्री पे चलो, ये देखिएगा, कहता है इफ द एसेट इज later revalued upward, the revaluation increase is recognized in the statement of comprehensive income to the extent, ये टू के ऊपर जरा गौर करें कि उस हद तक, to the extent किस हद तक, of the previously recognized expense, के जो मैंने पहले एक्सपेंस ट्रीट कर लिया हुआ है, यानी मैंने 10 पहले एक्सपेंस कर लिया था ना, कहता है उस हद तक वो मैंने क्या करना है, मैंने उसे ट्रीट करना है, क्या ट्रीट करना है, मैंने उसे इनकम ट्रीट करना है। The amount that will be transferred to the statement of comprehensive income is equal to the net expense already charged to statement of comprehensive income minus decrease in the depreciation due to revaluation loss, ठीक है। कहता है जी ये अमाउंट कितनी हमने लेके जानी है, कहता है जी ऑलरेडी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम माइनस डिक्रीज एंड डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन लॉस, कि रिवैल्यूएशन लॉस बुक जब मैं करता हूं तो मेरी डेप्रिसिएशन कम हो जाती है ना अगर ऐसे डेप्रिसिएबल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी पिछले साल डेप्रिसिएशन मैंने कम चार्ज की है, तो वो कहता है कि जी आपने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के अंदर ये क्या है, एसओसीआई स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम है, आपने वहां पर इतनी अमाउंट लेके जानी है, उसमें से आपने जो कम डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है वो आपने माइनस कर देनी है। पहले आपने क्या किया, फर्ज करें आपने जैसे हमारी एग्जांपल तो लैंड की, अगर ये डेप्रिसिएबल एसेट होता तो हम पहली एंट्री के अंदर 10 लेके गए हैं ना उधर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। अब जब मैंने इसे रिवर्स करना है तो 10 माइनस जितनी मैंने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की है वो माइनस करके बाकी अमाउंट को मैंने रिवर्स करना है, और उससे जो ऊपर वाली अमाउंट है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी आपके ओसीआई के अंदर, ठीक है। लाइक फर्ज करें ये मेरा डेप्रिसिएबल एसेट होता तो मैं क्या करता, मैं 10 में से माइनस क्या करता, जो दूसरे साल के एंड पे अगर रिवैल्यूएशन हुई है तो दूसरे साल में जो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की, अगर पहले डेफिसिट था तो दूसरे साल में जो मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की है वो कम चार्ज हुई होगी ओरिजिनल डेप्रिसिएशन से, वो जितनी मैंने कम चार्ज की है वो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा, और बाकी जो 8 है वो लेके जाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, और बाकी जितना भी सरप्लस होगा वो फिर मैं सरप्लस में ले जाऊंगा, ठीक है। बात समझने की कोशिश करें, मैंने एसेट को डाउनवर्ड रिवैल्यू किया 10 के साथ, डेप्रिसिएबल एसेट है पहले साल के एंड के ऊपर, अगला साल शुरू हो गया, अगले साल के एंड के ऊपर मैंने एसेट को अप रिवैल्यू किया, वो हो गया अपवर्ड, ठीक है।
वो 90 का एसेट था, वो अगले साल मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की, ठीक है, वो 90 के एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई वो 9 हुई, ठीक है, फर्ज करें 10% था वो, तो उसकी एसेट की वैल्यू कितनी रह गई, वो रह गई थी हमारे पास 81 रह गई, ठीक है। ओके, अब मैंने इसकी रिवैल्यूएशन करवाई, रिवैल्यूअर ने कहा कि साहब ये आपका एसेट जो कि आपने ओरिजिनली 100 का था, आपने 10 इसको रीवैल्यू किया, ठीक है, और वो 90 के ऊपर रीवैल्यू हो गया, और उसके बाद आपने इसके ऊपर दूसरे साल के अंदर 9 की डेप्रिसिएशन चार्ज की और दूसरे साल कैन के ऊपर 81 का हो गया। अब मैं इसकी रिवैल्यूएशन करता हूं, वो कहता है ये 105 का है, वो क्या कहता है 105 का है। तो मैंने क्या करना है, मैंने 105 को दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, एक रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस है, जब मैंने रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस करना है, जो मैंने पिछले साल बुक किया था वो मैंने 10 किया था, ठीक है, मैंने इस साल कम डेप्रिसिएशन चार्ज की, कितनी कम चार्ज की, मैंने 1 रुपया कम डेप्रिसिएशन चार्ज की, क्योंकि रूटीन में फर्ज करें स्ट्रेट लाइन था तो इसकी डेप्शन बननी थी 10, तो मैंने इसकी डेप्शन चार्ज की है 9, ठीक है। अल्टीमेटली अब जिस वक्त मैं इसको रिवर्स करूंगा, तो मेरी रिवर्सल, मैंने पिछले साल डेप्रिसिएशन ये चार्ज की हुई थी 10 की, जो मेरी 9 की मेरी डेप्शन चार्ज हुई हुई थी, 10 जो था वो मेरा डेफिसिट बुक हुआ हुआ था, तो अगले साल मैंने कितनी लेस डेप्रिसिएशन जो है वो बुक की, वो 1 की बुक की, तो मैं जब इसको एक्सपेंस को रिवर्स करूंगा, तो जितना मेरा एक्सपेंस बनता है उसमें से एक माइनस करके करूंगा, ठीक है। ये देखें, ये जो बात लिखी हुई है ना, कि द अमाउंट दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इज इक्वल टू द नेट expense already charged to statement of comprehensive income minus decrease in depreciation due to revaluation, जो उस साल के अंदर रिवैल्यूएशन में डिक्रीज हुई है, जो बाकी पार्ट होगा, दैट पार्ट ऑफ इंक्रीज अबव द प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एक्सपेंस इज रिकॉग्नाइज्ड इन यूजुअल वे डायरेक्टली इनटू द ओसीए, बाकी जो है वो डायरेक्ट वे में ओसीए के तौर पर ट्रीट हो जाएगा। एक शीट निकालो दी जरा, मैं भी आप लोगों को बड़ी डिटेल से इसकी वर्किंग करके देता हूँ। आगे करो, शीट एक नई निकाल दो जी, ऊपर करते। चलो ये देखेंगे, हम यहाँ पर डेट्स के साथ चलते हैं, ये देखिएगा 1 जनवरी 19, ठीक है जी, हमने एक एसेट खरीदा, हमने 100 रुपए का, हम कहते हैं ये कोई मशीन है, लैंड की एग्जांपल हम नहीं लेते, मशीन टू कैश 100 रुपए, ये आ गया 100, ये पूरा साल डेप्रिसिएट हुआ, डेप्शन हमने चार्ज कर दी 31 दिसंबर 19 को, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये 10% स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का मेरा डेप्शन चार्ज हो गया, ठीक है। अब ईयर एंड के ऊपर मैंने इसे रीवैल्यू करना चाहा, जब मैं रीवैल्यू करूंगा तो ये मेरी रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं, 31 दिसंबर 19 को सबसे पहले तो मैं इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट को चार्ज कर दूंगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट टू मशीनरी, ठीक है जी, 10 से, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये देखें मैं स्टार लगा रहा हूँ, नील हो गई, और ये जो मशीनरी है ये मैं रेड स्टार लगा रहा हूँ, ये 100 से डेबिट हुई, 10 से क्रेडिट हुई, ये कितनी रहेगी 90 रह गई, डेप्शन 10 का एक्सपेंस हो गया। अब मेरा वैल्यू कहता है कि ये जो मशीन है ये इस वक्त 80 रुपीज की है, वो क्या कहता है इस वक्त ये कितने की है, 80 रुपीज की है। अब मेरी बुक्स बता रही हैं कि मशीन इस वक्त 90 रुपीज की है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं 10 से मशीन को डाउनवर्ड रिवैल्यू करूंगा, ठीक है। ये देखिएगा 31 दिसंबर 19 को मैं एंट्री करूंगा कंप्रीहेंसिव इनकम यानी P&L, एक्सपेंस बुक करूंगा 10 का, और टू
ठीक है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने लिखा टू ओपनिंग बैलेंस कितना 80। एप्रिसिएशन बनी वो डाउनवर्ड रिवॉल्यूशन मैंने कितनी की हुई है, वो मैंने की हुई है जी 10 की। तो 10 -2 करके फिर रिवर्सल डालनी है, वो जो पीछे आपको कह रहा है, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री ये होगी कंप्रीहेंसिव इनकम डेबिट, ठीक है। पहले मैंने इसे क्या किया हुआ है, सॉरी रिवर्स करनी, सॉरी 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 सॉरी, मैंने क्या करना है, मैंने एसेट मशीन को डेबिट करना है, कितने से भला, 18 से, 18 से, तभी मशीन 90 की बनेगी ना, ठीक है। 2, मैंने कंप्रीहेंसिव इनकम को क्रेडिट करना है, कितने से, 8 से, ठीक है, P&L के लिए। ये वो है जो इंक्रीमेंटल इफेक्ट है, और बाकी भी कंप्रीहेंसिव इनकम में ही जाना है, लेकिन वो 10 है।